उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। जी हां, रमजान और दिवाली में बराबर बिजली देने वाले बयान से जुबानी जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सीएम अखिलेश के गंगा की सौगंध से लेकर आज पीयूष गोयल तक पहुंच गया। पीयूष गोयल ने यूपी में 24 घंटे बिजली देने के अखिलेश के दावे को गलत बताया और इस पूरे मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। धर्म के आधार पर बिजली बांटने का इतना बड़ा आरोप देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली से सूबे के सूबेदार पर लगाया तो चुनावी राजनीति की बिजली कड़क उठी। पीएम के बयान ने मुख्यमंत्री पर सीधा सवाल किया था और इस सवाल के समक्ष अखिलेश यादव ने सौगंध की बात कह डाली। बोले वो गंगा की कसम खाकर कहें उनके संसदीय क्षेत्र बनारस को बिजली मिली या नहीं। हमारे गांव में और हमारे आसपास जब किसी से सच बुलवाना होता है तो हम कहते हैं खाओ गंगा मैया की कसम। प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने गए थे काशी में तो कहा था कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है। बड़ी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि खाओ गंगा मैया की कसम कि हम काशी में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मगर अखिलेश यादव के वार पर पलटवार किया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल बोले हमने जांच कराई है, बिजली देने में कई शहरों में भेदभाव होता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भेजी और उस जांच कमेटी ने पता लगाया कि और ये सिद्ध किया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने में भी भेदभाव हो रहा है और मैं समझता हूं ये बड़े ही गंभीर स्थिति है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का समर अवसान की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती चली जा रही और उसी जंग के केंद्र में बिजली है। देखना दिलचस्प होगा कि 11 मार्च को जनता की बिजली किस पर गिरेगी। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि एक जांच कमेटी हमने भेजी और उसने ये पाया कि धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विषय क्या है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले आपको तारुफ कराते हैं हमारे खास मेहमानों से। सबसे पहले उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा राजनीतिक एनालिसिस करते हैं, हमारे साथ हैं, आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा उनके बाद बैठे हुए स्क्रीन पर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़ा तीखा वार करते हैं और तीखा वार करते हैं संजय झा भी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, और हमारे सिद्दीकी साहब जो है सपा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विषय यहां पर दो है। पहला विषय यह है कि क्या धर्म के आधार पर बिजली यहां पर बांटी जाती है, क्या ऐसा होता है? दूसरा विषय यह है कि धर्म हटा दिया जाए तो क्या बिजली उत्तर प्रदेश में हर जगह आती है? ये दो विषय हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। जो धर्म वाली बात आ गई है, चुनावों का माहौल है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा, धर्म के आधार पर बिजली की बात आती है, प्रधानमंत्री हालांकि दोनों धर्मों का जिक्र करते हैं, लेकिन यहां पर पीयूष गोयल जी कहते हैं कि धर्म के आधार पर बिजली बांटी जाती है। सवाल यह है आपका, आपसे मेरा, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी क्यों याद आ रही हैं? आप तो केंद्र की सरकार है, आप इस पे सवाल खड़ा कर सकते थे, बाकायदा क्वेश्चन रेज कर सकते थे। आपने राज्य सरकारों को कितनी बार बोला कि खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार की, आपने कैसे ये सब अलाउ किया? निशान जी, आपका बहुत वाजिब सवाल है। जहां तक बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, इस विषय को लेकर जो पत्राचार होना चाहिए वो कोई आज से नहीं हुआ है। अनेकों पत्राचार हुए हैं और आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय पीयूष गोयल जी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी था, बकाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे बावजूद बहुत सारे फोन करने के बाद भी अखिलेश यादव जी मेरे फोन को रिसीव नहीं करते, मुझे टालते हैं। और जब मैं कहता हूं कि मात्र ₹2.75 के भाव से आप बिजली पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश के लिए हमारे पास है, बिजली ले सकते हैं, तो अखिलेश जी का बयान था कि बिजली की कोई कमी उत्तर प्रदेश के पास नहीं है।
दूसरी बात है, जिस रिपोर्ट के विषय में पीयूष जी बता रहे थे, वो रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यह वह चिट्ठी है जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की चिट्ठी है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और उसके साथ उत्तर प्रदेश की भी कुछ इकाइयां मिलके, कोई कह सकता है कि यह केवल केंद्रीय सरकार ने जांच बना दी, इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार की भी इकाइयों ने मिलकर एक जांच की थी और 28/7/2016 को रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट में पहला पॉइंट लिखा है, मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ दूं ताकि दर्शक समझ सकें। डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स व्हाइल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम, अर्थात धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश की सरकार, जो केंद्र सरकार की एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, उस पर अपना रही है। और क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये पनिशमेंट दूसरे पन्ने पर यही कमिटी चिट्ठी लिखकर भेजती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर भेदभाव कर रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस सस्पेंड कर देने चाहिए और उनकी जो रकम बकाया है उस रकम को उत्तर प्रदेश की सरकार रोक दे, क्योंकि यह संविधान के अंतर्गत नहीं है कि धर्म पूछकर कनेक्शन दिया जाए और धर्म पूछकर उन एक मिनट सर, मैं रोकूंगा आपको। किया जाए। ये आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं सर, ये जांच कब हुई थी सर? ये जांच कब हुई थी? ये जांच मैंने कहा ना, चिट्ठी का आपको डेट बताया 28/7/2016। 28/7। उसके बाद क्या ये रिपोर्ट आप लोगों ने पब्लिक की? क्या इस रिपोर्ट को लेकर आपने पब्लिक गेमिंग करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में? क्या कोई पिनलाइजेशन था? क्या कोई कार्रवाई की आपने इस तरीके से जो अगले 6, 7, 8 महीनों में कुछ दिखाओ रिजल्ट उसका? बिल्कुल ठीक सवाल है। क्या पिनलाइजेशन किया गया? वो रिकमेंडेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को उसी दिन 28/7/2016 का दिया था, मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि जो टर्न की कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी है उनके नाम पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया जाए, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। नंबर 2, मैनेजिंग डायरेक्टर डिस्कॉम में इमीडिएटली टेक प्यूनिटिव एक्शन फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इस पे एक्शन ले। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुरादाबाद को चाहिए कि वो तुरंत डीईसी के साथ बैठकर मीटिंग करे और ये जो भेदभाव हुआ है उसको तुरंत ठीक करे और इस विषय को अपने यहाँ के सांसद को भी रिपोर्ट करे। और चौथा पॉइंट लिखा था, नो पेमेंट में बी मेड टू द टर्न की कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पर्याप्त एग्जांपल दे दिए। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये मामला सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट की ओर जा रहा है। नाविद सिद्दीकी साहब, आपने सुना, एक जांच कमेटी पाती है कि धर्म के आधार पर बिजली बांटी जा रही है और यह पूरा मामला पिछले साल आया, उसके बाद रिकमेंडेशंस दी गई। आप लोगों का इस पर पहले तो क्या रिएक्शन है ये, और दूसरा, आपने इस जांच कमेटी को लेकर क्या अपनी तरफ से कोई इंक्वायरी की, कोई आपने अपनी फाइंडिंग्स थी? निशान जी, 28 जुलाई 2016 ये जांच कमेटी की रिपोर्ट, जो आरईसी की रिपोर्ट जो जिसको बताया जा रहा है, ये इनके हाथ में है। आप 2016 यानी कि अगर दूसरी तरफ देखें तो चुनावी बिगुल बच चुका था 2017 का उत्तर प्रदेश में खास तौर से। और एक बात आपने बहुत अच्छी उठा दी, हमारा काम तो आपने आसान कर दिया। आपने ये कह करके कि इस रिपोर्ट को आपने पब्लिक क्यों नहीं किया, इसको मीडिया में क्यों नहीं लाए, ये बात 2014 में क्यों नहीं उठाई, जब इतनी बिजली की प्रॉब्लम, पहले आप प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहा करते थे कि ये दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं, हम सबको इतने टाइम बाउंड आप टाइम देते थे कि इस टाइम में मैं इस टाइम फ्रेम पीरियड में सही कर दूंगा, लेकिन वो आपने किया नहीं, उसमें आप नाकामयाब रहे। वेंकैया नायडू साहब उत्तर प्रदेश आए, उन्होंने अखिलेश यादव जी की तारीफ की, हमारे काम की तारीफ की। उमा भारती जी आई, अखिलेश यादव जी की तारीफ करके गई, ऑन रिकॉर्ड्स है, ऑन रिकॉर्ड्स। यहां तक कि पीयूष गोयल साहब, इनका भी खैर मकदम हम लोगों ने किया और साथ में बैठ के हम लोगों ने चाय पी, ये भी अखिलेश यादव जी की तारीफ करके गए कि नहीं उत्तर प्रदेश में चलिए काम ठीक चल रहा है। तो जब एक बार लगातार इतने सीनियर लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के और ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी में काम ठीक हो रहा है, तो अचानक ये कैसे हो जाता है इलेक्शन आते आते कि इलेक्शन आते आते अखिलेश यादव जी बुरे हो जाते हैं? उंगली नीचे कर लीजिए, उंगली मत उठाइए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। अचानक ये कैसे चीजें हो जाती हैं, कैसे बदल जाती हैं कि बयान कैसे बदल गए? अखिलेश यादव अच्छे इंसान, अच्छा काम, उमा भारती जी, वेंकैया नायडू साहब, सभी लोग, लेकिन उसके बाद पीयूष गोयल साहब ने भी तारीफ की। अचानक ये सारी चीजें, आरईसी की रिपोर्ट, जरा आरईसी की रिपोर्ट में उस पर भी जाइए जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की बात है,
ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो देखें जो उत्तर प्रदेश में लगे, जो उत्तर प्रदेश में जिसके ऊपर बात की गई उस पे आइए। 2 सेक्शन है आरईसी में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है 2 सेक्शन, एक तो ट्रांसमिशन आता है और दूसरा जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में अगर आइए तो वहां पे ये बात पहले क्यों नहीं आई कि धर्म के आधार पर? ये निशांत भाई, ये बात सिर्फ इसलिए उठाई जा रही है कि किस तरह से वोट को बांट सके, किस तरह से मुल्क को बांट सके। और ये जो लोग आपके चैनल पे बैठे हैं ये मुल्क को बांटने वाले लोग हैं। डॉक्टर पात्रा, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। डॉक्टर पात्रा, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले सिद्दीकी साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। आपने धर्म के ऊपर अपना पॉइंट रखा, उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा। मुझे एक चीज बताएं, अगर बात बिजली की हो तो आपकी सरकार ने बिजली के लिहाज से कैसे काम किया है? ये मेरा दूसरा सवाल था जब मैंने शो ओपन किया। क्या आप आज ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली के लिहाज से आपने सही काम किया है? देखिए, हर जगह हमने बिजली पहुंचाई। हमने वादा किया था कि 24 घंटे होते हैं। सर, हर जगह का मतलब क्या है? पहुंचाएंगे। हर जगह का मतलब? भारतीय उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, हम अपने स्टेट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, कुछ जगहों पर जहां पर हमें बिजली लेनी पड़ी, हमने ज्यादा दाम पे बिजली ली, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ हमने अपना किया। केंद्र सरकार का, मैं एक बात बता दूं, नावेद सिद्दीकी साहब, एक बात प्लीज मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में हर जगह बिजली पहुंचाई है, क्या आप पूरी तरीके से इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आज उत्तर प्रदेश में हर जगह बिजली है? देखिए, हर जगह बिजली है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कहीं नहीं कि किसी जगह बहुत अंधियारे में पड़े हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगह पे हमें थोड़ी बहुत कटौती करनी पड़े ताकि सर एक मिनट सर मैं चाहूंगा एक मिनट आप खुद नावेद सिद्दीकी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजें तुरंत। जगह है चौबेपुर, ब्लॉक है और गांव है मकानपुरवा, कानपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। आज भी आजादी के बाद आज भी वहां पर बिजली नहीं आती है, वहां पर सोलर पैनल्स खरीद के लगाई जाती है। बिजनौर में हल्दू खाटा एक जगह है, वहां पर बिजली नहीं आती है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बिजली आती है नहीं आती है, इसका एग्जाम्पल गांव में क्या होता है कि 10% हाउस होल्ड्स में बिजली आए और पब्लिक प्लेसेस में बिजली आए, तब कहा जाता है कि द विलेज हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, आप अपने अभी कार्यकर्ताओं को भेजें। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि बिजली नहीं आती है, आप मुझे बताएं अब क्या बोलेंगे इस पे आप? विलेज हैज बीन एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिफाइड, ऐसी बात नहीं है, हर जगह लाइट। सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप भेज सकते हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत से लोग, क्योंकि मैं इन गांव में गया हूं। मैं भी ऑन रिकॉर्ड ही बात करता हूं। मैं भी देखिए, हम लोग ओरिजिनल फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम ओरिजिनल फैक्ट्स पे बात करते हैं। सर मैं आपको इसीलिए जगह का नाम बता रहा हूं, मैं आपको जगह का और लोकेशन भी बता रहा हूं। समझ गया आपकी बात। देखिए, सोलर पैनल जहां तक की बात है, बहुत से लोग सोलर पैनल इसलिए भी लगाते हैं। नहीं सर, वहां पे बिजली नहीं आती। हो सकता है कि भाई वहां पे आज तक लाइन नहीं है बिजली की बात नहीं। मैं मकानपुरवा की बात कर रहा हूं, चौबेपुर का ब्लॉक है, आज तक वहां पर बिजली की लाइन नहीं खींची है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसीलिए, और ये भी लोकेशन भी बता रहा हूं। और ये मैं कैसे गया ये भी आपको बता देता हूं। जब कानपुर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तब मैं उस विलेज में गया था कुछ चीजें चेक करने, और तब का ये एग्जांपल आप चाहें तो लोगों को भेज दें। और बिजनौर में हल्दू खाटा जो जगह उसका भी बता रहा हूं, वो भी आप एग्जांपल याद रखें। मैं अपने दर्शकों के पास वापस आ रहा हूं, संजय झा जी से भी रिएक्शन दूंगा। और ये धर्म की जो बात हो रही है, ये वाकई में बड़ी अजीब सी बात है, ये थोड़ा सा शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि अगर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात की जा रही है तो उसमें भी कुछ क्लेम्स किए जा रहे थे डॉक्टर पात्रा, वो क्लेम्स भी काफी झूठे साबित हो रहे हैं। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं आखिर पहले तो धर्म के नाम पर क्या अब बिजली का भी विभाजन को लेकर सवाल जवाब होंगे, और इसमें क्या धर्म को लाना चाहिए, और अगर धर्म आता भी है तो क्या उसको पब्लिकली ऐसे लाना चाहिए। दूसरा सवाल जो हमारा वो है कि बिजली को लेकर आखिर क्या वाकई में सरकारें जो दावे कर रही हैं, जो चीजें कर रही हैं, वो सही हैं। संजय झा जी, पहले तो आपका पहला रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले पे अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया गया जो रिपोर्ट है वो सही है कि धर्म के नाम पर चीजें हो रही है, लेकिन क्या उसको पब्लिकली ऐसे डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि क्या ऐसी चीजें डिस्कस करने से उससे डिवीजन और शार्प नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगा निशांत जी कि आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप एक बहुत ही नाजुक और एक बहुत ही मैं समझता हूं कि संगीन मसले पर आप बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने मजहब की राजनीति का एक प्रदर्शन किया है, वो बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका भाषा जो मैंने सुना, कब्रिस्तान, शमशान, रमजान
और दिवाली, ये तो एक खुलेआम दिन दहाड़े उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि बहुत ही ये एक तरीके से खेदजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग और उत्तर प्रदेश के युवा और आवाम, उनका तो अपेक्षा है कि राजनीतिक दल एक विकास पे लड़े, आप बेरोजगारी पर लड़े, आप रोड्स पर लड़े, आप एक तरीके से उत्तर प्रदेश को कैसे मजबूत किया जाए जड़ों से, उस पर लड़े, अर्थव्यवस्था पर लड़े। आपको यदि हिम्मत था, आप में यदि उतना आत्मविश्वास है मोदी जी और अमित शाह जी, तो आप नोटबंदी पर लड़ते। संजय जी, मेरी मजबूरी है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है संजय जी, अभी आप इस पोजीशन में हैं कि आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबके ऊपर कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक सवाल आपसे भी बनता है, इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, आप लोगों ने 54 साल आपकी सरकार रही है, 54 साल 145 दिन, और बिजली नहीं है देश में। वापस आ रहे इन पॉलिटिकल राजनीतिक बयानबाजी के बीच में क्या राय है उनकी जो दूर से देखते हैं इनको और समझते हैं? उर्मिलेश जी क्या इस पर रिएक्शन लेंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में 440 वोल्ट की जंग की, उसके झटके की। आज एक बहुत तगड़ा बिजली का झटका लगा जब बीजेपी के अध्यक्ष ने, अमित शाह ने, एक बहुत जबरदस्त बयान दे दिया जिसमें कसाब से तुलना कर दी और पार्टियों की। क्या कहा अमित शाह ने, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। शुरुआत रावण से हुई, उसके बाद स्कैम आया, फिर उसके बाद गधा आया, फिर आतंकवादी आया और अब कसाब आ गया। उर्मिलेश जी क्या कहेंगे आप इस पर? मतलब मैं इसको क्या कहूं, मैं हतप्रभ हूं, हतप्रभ जिसको कहते हैं, स्तब्ध हूं कि क्या भारत की डेमोक्रेसी में ये विमर्श है, ये डिस्कोर्स है इलेक्शंस का, और इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहना, शर्मनाक कहना, ये सारे शब्द मेरे छोटे पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसको पूरी हिकारत के साथ, इस तरह के वक्तव्य को हर देश के नागरिक को खारिज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस बयान को खारिज करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आप बाइट सुना रहे हैं, अगर वो वाकई सही है जो मेरे कान में जा रही है, तो ये मनुष्यहीनता है, ये राजनीति विहीनता नहीं है, ये राजनीति पर हमला नहीं है किसी पार्टी के, ये अमानवीयता है। कसाब से तुलना आप अपने देश के उन दलों से कर रहे हैं जो आपके साथ पार्लियामेंट में एक साथ बैठते हैं, और उस कसाब से जिसने भारत की अस्मिता पर, भारत के लोगों पर आतंकी हमला किया था। और माफ कीजिएगा, किस तरह की बात ये कर रहे हैं सर? एक सेकंड, आपने यहां पे पॉइंट रेज किया, किस तरह की बात कर रहे हैं? कसाब, देखिए इस चुनाव में पोलराइजिंग जो ये फैक्टर है, ये मतदान के कुछ ही घंटे पहले इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए मैं कोई राजनेता नहीं हूं, लेकिन एक नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में इस विमर्श को मैं दुर्भाग्यपूर्ण, घटिया और निम्न स्तरीय। एक सेकंड सर, डॉक्टर पात्रा, यहां पर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है वो ये है कि कसाब से तुलना उन पार्टीज की जा रही है जो कि आपके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके साथ आप संसद में बैठेंगे। आपका रिएक्शन? 3 लोगों को जवाब दे रहा हूं, कुछ वक्त दीजिएगा। जी। पहली बात है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को आतंकवादी कह दिया गया, इसी प्रकार का गुस्सा तो मैंने सीनियर पत्रकार, ये निशांत जी, मैं कह सकता हूं या हम लड़ने? इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। संजय जी बताइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को आतंकवादी कहा गया समाजवादी पार्टी द्वारा, तब इस प्रकार का आउटरीच हमने सीनियर जर्नलिस्ट में नहीं देखा जिस प्रकार का आउटरीच आज हम देख रहे हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच होता है, पूछा गया होता मैं जरूर कहता।
ये शांत हो। मैं बोल लूं सर आपका मैं आदर करता हूं, सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। अरे निशांत भाई जरा मौका दीजिए, एक मिनट मैं आ रहा हूं सबके पास सर, एक बार उनका भी रिएक्शन सुन ले, फिर मैं आप सबके पास आ रहा हूं। अरे हुजूर मौका दे दिए, नहीं ब्रेक पे चले जाएंगे आप? नहीं ब्रेक पे नहीं जाएंगे, आपको सुनने बगैर नहीं जाएंगे सर। बताइए सर, डॉक्टर पात्रा बताएं। देखिए जब गधा कहा गया तो इन लोगों ने, इनसे पूछा गया गधा किसको कहा, ना ये तो आप गलत सोच रहे हैं जी, गधा हमने थोड़ी इनको कहा, इनको गधा थोड़ी कहा, तो आपको कसाब थोड़ी कहा है जी। आप काहे परेशान हो रहे हैं? आपको कौन कसाब कह रहा है? आप तो रावेश जी हैं, ये तो संजय जी हैं, आपको कसाब कौन कह रहा है? कसाब माने क से कांग्रेस, स से सपा, ब से बसपा। आपको परेशान क्यों हो रही है? कसाब माने आतंकवादी नहीं भैया, कसाब माने अक्षर, क एक अक्षर है। सर इतने मासूम तो नहीं है हम लोग यहाँ पर। संजय जी आपका रिएक्शन। अरे ये पढ़े लिखे आदमी थोड़ा। संजय जी एक मिनट, सिद्दीकी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी आपका रिएक्शन। आपको थोड़ी कहा था आतंकवादी, अब इनको सब कुछ पता चल गया कि कसाब माने। निशांत जी मैं समझता हूँ, आतंकवादी वाला कसाब कह रहे हैं। संबित जी जरा 2 मिनट सुनिए, अब बीच में मत टोकिए। नावेद जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, एक मिनट संजय जी को सुन ले, बताएं। डॉक्टर पात्रा एक मिनट रिएक्शन देख ले, आपने बोल दिया, एक मिनट संजय जी आपका रिएक्शन। देखिए ये बोलने नहीं देंगे, ये संबित पात्रा बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ मैं निशांत जी इतना ही कहूंगा कि ये राजनीतिक वार्तालाप इतना घटिया और घिनौनी स्तर पर जा रहा है, और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके का भाषा का उपयोग इन्होंने किया है, इसकी आप जितनी भी कड़ी से कड़ी आलोचना करें वो कम होगा। और देखिए ये वही पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके ढेर सारे सदस्यों को मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि वो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इतना पाखंडी पार्टी है कि यार मजहब और धर्म को लेकर इतनी नीच तरीके का वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। और इनका घमंड देखिए, संबित पात्रा जी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ माफी नहीं मांग रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर सबसे। नहीं आ रही है, हमको क्यों शर्म आए भैया? आप तो निर्लज पार्टी है, आप तो बेशरम पार्टी है, आप बेशरम जनता पार्टी है, और आपको तो अपना सर झुका के माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। आपने आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मोदी और सरकार कैसे गिराना है उसकी तीनों प्रतिद्वंदी का आपने आज अपमान किया है। आपने एक मिनट संजय जी, एक सेकंड आपने अपना पॉइंट रख दिया। एक मिनट मैं सारे पैनलिस्ट को बोलूंगा, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए। आपने अपना पॉइंट रख दिया संजय जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं चाहता हूं कि सबको एक बार सुन ले, फिर हमारे भी कुछ पर्सपेक्टिव है, आप सबसे 1 to 1 बातचीत कर लेंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब आपसे जानना चाहूंगा, कसाब कहा गया, जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, गलत है, लेकिन जब गधा और आतंकवादी का जिक्र हुआ तब आप खामोश थे। देखिए पहली चीज तो यह है कि कसाब और गलत कहा गया इसलिए क्योंकि कांग्रेस, सपा और बसपा, अगर आप ये देखें तो कासब होता है, कसाब नहीं होता। समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी है। तो पहली चीज तो यही गलत। मुल्क को बांटने वाले लोग, मुल्क को बांटने वाले, डिसइंटीग्रेशन, सुन लीजिए, ये अमित शाह कौन है? अमित शाह है। अरे सुन लो डॉक्टर साहब, सर्जरी छोड़ के बैठे हो यहां, सुन लो 2 मिनट। निशांत जी तो आज एक चीज आपके चैनल पे मैं दे रहा हूं, आज आपके चैनल पे एक चीज मैं कहने जा रहा हूं। इस तरह के बयान यानी मास्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन अगर बोले तो MODI, मास्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और अगर अमित शाह बोले तो मेंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्लब, मेंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्लब अमित शाह, और मास्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कौन? मैं नाम नहीं लूंगा शॉर्ट में अगर आप सर एक मिनट सुन ले। हाँ बताइए सर। नहीं लेकिन सिद्दीकी साहब, अब मैं आप सबसे एक चीज पूछ रहा हूं। सिद्दीकी साहब आपने आतंकवादी पे कुछ नहीं बोला, आपने गधा के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, उस पर भी जरा बताएं आपका क्या कहना है। नहीं, हाँ मैं बता रहा हूं, गधा उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास का प्रचार कर रही है, गुजरात भी अपने विकास का प्रचार करे, गधों का नहीं। ये कहने का मतलब था भाई आप वहां गधे का प्रचार कर रहे हैं। 4,500 गधे आतंकवादी बोल रहे हैं, नहीं तो 4,500 गधे हैं। आपका साहब है जया भैया, आपको वापस लौट रहे। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर कि एक सवाल यहाँ पर उर्मिलेश जी ने खड़ा किया अमित शाह गलत बोल रहे हैं, जो आपके साथ कल संसद में बैठेंगे, यानी क्या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या आप उन्हें कसाब कह सकते हैं?
यकीनन ये चुनाव बिजली के झटके दे रहा है, कम से कम जनता की अगर बात की जाए तो उसको, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं। कुछ और बयान आए हैं और ये बयान रिएक्शन में आए हैं ओवैसी के और सतीश मिश्रा के। आइए देखते हैं। देखिए, शमशान वो क्यों कह रहे हैं? शमशान के लिए तो आपको अपने लोगों को बीच में सतर्क करने की ज़रूरत है। जब शमशान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 150 पहले मारे हैं, अब पता नहीं कितने मरने वाले हैं, क्या योजना है उनकी ये पता ही नहीं। किसी को कुछ ना कुछ गंभीर योजना होगी, वरना गांव-गांव में एक प्रधानमंत्री शमशान क्यों बनवाएगा? वो शमशान की जगह कहेगा अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, लोगों के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम करो। वो तो कह रहे हैं कि गाँव-गाँव में शमशान बनवाना है, तो वो शमशान बनाने की जब योजना बना रहे हैं तो कोई बड़ी योजना उनके मन में है। आज उनको इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना पड़ रहा, खबरस्तान, शमशान। प्रधानमंत्री की ज़बान से इंसानियत, ज़िंदगी के अल्फाज निकलने की ज़रूरत है। खबरस्तान और शमशान कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ, इंसान है, हम सबको दुनिया से जाना है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बताइए कि आपने 400 जो कैंडिडेट खड़ा किया उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, तो भेदभाव नहीं है। फिर आप दिवाली और रमज़ान, शमशान, कब्रिस्तान की बात करते, तो 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो क्या हुआ वहाँ पर? कोई दिवाली थी या कोई रमज़ान था? तीसरी बात यह है कि भेदभाव नहीं होने की बात करते हैं, तो फिर आप स्लॉटर हाउसेस क्यों बंद करना चाहते? सीधे चलते हैं, हमारे मेहमान जो हमारे साथ है डॉक्टर पात्रा। शमशान और कब्रिस्तान की बातें क्यों, जिंदगी की बातें क्यों नहीं? आखिर ऐसी चीजों का जिक्र करने की भी जरूरत क्या है? देखिए, समानता रहे, भेदभाव ना हो, ये महत्वपूर्ण है। और मैं आज तक के ही रिपोर्ट को लेकर बैठा हूं। आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है और परसों जो आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलाया, 2012-13 में उत्तर प्रदेश के बजट में 200 करोड़ रुपए स्मशान के लिए, 0 फॉर 200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए, 0 फॉर स्मशान। उसके बाद 13-14 में 300 करोड़ रुपए, आज तक नहीं दिखाया रिसर्च करने के बाद कि 300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए, 0 शून्य फॉर स्मशान। उसके बाद 16-17 में 400 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए, 100 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्र और 127 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र स्मशान के लिए। मेरा सवाल मैं बधाई दूंगा और आज तक को बधाई दूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बधाई सर आंखों पर। मेरा सवाल आप जो था वो समझ नहीं पाए। 1300 करोड़ रुपए जो हमारी रिपोर्ट है डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, जो हमारी रिपोर्ट है, जो हमारी रिपोर्ट है वो रिएक्शन है प्रधानमंत्री के बयान के बाद का। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान ही क्यों दिया? शमशान का जिक्र क्यों किया? कब्रिस्तान का जिक्र क्यों किया? अस्पताल का जिक्र क्यों नहीं किया? बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं कि आपका रिएक्शन है, मैं धन्यवाद करूंगा निशांत भाई कि कम से कम प्रधानमंत्री ने जब बोला तब जाके आप लोगों ने सत्य खोज निकाला। वरना आप खुद बताइए, इतना बड़ा भेदभाव ये कालीन के नीचे दबा रह जाता, कोई इसका खोजता नहीं। प्रधानमंत्री को आप धन्यवाद दीजिए कि कम से कम इतने बड़े सत्य को रखा और आप जैसे इतने बड़े चैनल ने सत्य को उसके बाद प्रधानमंत्री के कहने के बाद ढूंढा और सत्य को जनता तक पहुंचाया। डॉक्टर पात्रा, बड़ा भेदभाव देखिए, मैं थोड़ा सा आज आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है। मैं सबके पास सबका शुक्रिया कहूंगा, लेकिन भेदभाव की अगर बात है तो मौत पर भेदभाव की बात क्यों होती है, जिंदगी पर भेदभाव की बात क्यों नहीं होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात भी है। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।